जब मैं आईएएस अफसरों से कहता हूँ, आईपीएस अफसरों कहता हूँ कि आज दुनिया बदल गई। हम जब आईएएस अफसर थे, हमारे काम पर किसी को उंगली उठाने या सवाल करने का हक किसी को नहीं था। अब मेरे को रिटायर हुए आईएएस से 12 साल हो गए। इस 12 साल में दुनिया बदल गई। आपके हर सवाल पे किसी वाइस चांसलर से कोई पूछ नहीं सकता। वाइस चांसलर कमरे में कलेक्टर की घुसने की हैसियत नहीं थी। वाइस चांसलर के कमरे में कलेक्टर की घुसने की हैसियत नहीं थी। आज वाइस चांसलर कमरे में कोई भी एनजीओ वाला घुस जाता है। तो आप अपनी सोचिए कि आपको कितना करना है। सरकार निजी, आपकी तुलना निजी विश्वविद्यालय से हो रही, निजी विश्वविद्यालय से। ओपन सिस्टम में कितने सारे निजी विश्वविद्यालय क्यों पढ़ ढेरों। ये तो विश्व के सबसे बड़े ओपन एजुकेशन सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे भी उससे 91 से जुड़ने का अवसर मिला है, लेकिन आपकी तुलना अब निजी क्षेत्र से भी हो रही है। और उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है वो भी कर रहा है, क्योंकि सुशासन के ये तीनों, शासन, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी, तीनों, इसलिए आपके लिए जरूरी हो गया है कि आपकी जो कार्यप्रणाली हो वो इस तरीके की हो कि पूरी तौर पे उसमें पारदर्शिता रहे, आपके काम पर नजर है। और इसीलिए ये प्रशिक्षण आपके लिए जरूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है कि आप अपने काम को इधर से निपटाएं, जिससे कि आप हर अपने कार्य का जवाब दे सकें। अपने उद्घाटन भाषण के समय मैंने जो बिंदु कहे थे उन बिंदुओं को अब आपको मैं बताना चाहूँगा। आप चाहें तो नोट कर लें। हिंदी में नोट करना चाहेंगे, अंग्रेजी में करना चाहेंगे? हिंदी में। सुशासन की 8 विशेषताएं हैं। सुशासन की 8 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है भागीदारी। पहली विशेषता है भागीदारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्टिसिपेशन। मैं जल्दी से लिखवा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। थोड़ा तो मैंने उद्घाटन भाषण कहा। दूसरी विशेषता है कानून का राज, रूल ऑफ लॉ। दूसरा है कानून का राज या रूल ऑफ लॉ। तीसरा है पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। तीसरा है पारदर्शिता या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ऐसा शीशा जिसे आप बार देख सके। चौथा है, ये अंग्रेजी का शब्द है जो पूरी दुनिया में चलता है, उसको अंग्रेजी में वर्ड है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स देना। इसके लिए हिंदी का एक शब्द है अनुक्रियात्मकता, पर मुझे शब्द पसंद नहीं है। मैं इसे संवेदनशीलता कहता हूँ। अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा है, शब्द है रिस्पॉन्सिवनेस, अर्थात किसी बात का रिस्पॉन्स देना। कोई बात कही जा रही है तो आप उसका उत्तर देते हैं, इसीलिए इसको अनुक्रियात्मकता कहते हैं। पर मेरे लिए इससे बेहतर शब्द है संवेदनशीलता, कि आपके पास कोई भी चीज आई, आप संवेदनशील होकर उसको उत्तर दे रहे हैं। अगला पांचवा बिंदु है आम सहमति। मैंने आपको बताया कि आम सहमति बहुमत, आम सहमति। ये आम सहमति बहुमत से अलग है और अल्पमत से अलग है। चुनाव में जिसको ज्यादा मत मिल जाते हैं जीत जाता है, जिसको कम मत मिलते हैं हार जाता है। और आम सहमति में सबकी सहमति हो सकती है, सबकी सहमति होती है, सबके साथ सबको साथ लेकर चलना। घर में कहते हैं सबको साथ लेकर चलो। बूढ़े कहेंगे बच्ची को पढ़ने मत भेजो, बच्ची कहेगी मुझे पढ़ने जाना है। सहमति घर बनानी पड़ेगी जिससे बूढ़े भी राजी हो जाए कि बच्ची को पढ़ने भेजो।
अगला है समता और समावेशिता। समता और समावेशिता, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। समानता और समावेशिता। हम समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सब समान है, किंतु जब निर्णय लेने का मामला आता है तो हम सबको अपने साथ शामिल नहीं करते। जब लाभ देने की बात आती है तो हम सबको शामिल नहीं करते। इसीलिए लोग शिकायत करते हैं समाज में जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं कि विकास तो केवल अमीरों का हो रहा है, गरीबों का नहीं हो रहा है। ऐसा कोई सा भी विकास गलत है यदि सबका विकास नहीं हो रहा है, जिस विकास में सब शामिल नहीं हो। घर में बेटी कहती कि माँ बेटे को तो आप खूब छूट देती हो, मुझे नहीं देती हो। कहने को आप बेटा बेटी बराबर कहती हो, है ना। माँ कहती तो कि मेरे लिए बेटा और बेटी बराबर है, पर जब मामला आता है तो बेटे को आप लाभ देती हो, मुझे लाभ नहीं देती हो। ऐसे समाज कहता है, जो हमारे आदिवासी भाई कहते हैं कि जब लाभ देना होता है तो आप शहरों को देते हो, जंगल को नहीं देते हो। हमारे अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं कि आप जब भी विकास करना होता है तो बड़े लोगों के लिए करते हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं करते हो। तो ओबीसी कहता है हमें पीछे छोड़ के चले जाते हो। इसलिए ऐसा कोई सा भी विकास जिसमें कि सब शामिल नहीं हो वो सुशासन नहीं कहलाता। आपका ऐसा कोई भी निर्णय जिस निर्णय से सब लाभान्वित नहीं हो वो सुशासन नहीं होगा। अगला बिंदु है प्रभावशीलता और सक्षमता। प्रभावशीलता और सक्षमता, केवल इतना जरूरी नहीं है कि आप सक्षम हो, आपके लिए यह भी जरूरी है कि आप प्रभावशाली हो। मेरी बात का गलत अर्थ ना लगाएं, क्योंकि ये चुनाव का मौका है। केंद्र सरकार कहती है कि हमने 10 साल में ये सब कर दिया, पर जनता से प्रभावित नहीं हो रही। वो कह रही हमने 10 साल में इतना काम किया जो किसी ने नहीं किया, हम बड़े सक्षम हैं, पर जनता से प्रभावित नहीं हो रही। इसी तरीके से माता पिता अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन बच्चे उससे संतुष्ट नहीं होते। तो आपको काम न केवल सक्षमता पूर्वक करना है, वरन प्रभावशाली ढंग से भी करना है। रमन सिंह की सरकार इसलिए सफल होती है क्योंकि वो सक्षमता साथ करिए, उसका प्रभाव भी हमको सामने दिखाई देता है। किसी विश्वविद्यालय में अगर अच्छा गुणात्मक स्तर रखा गया है, क्या मतलब गुणात्मक स्तर रखा गया है, लेकिन अगर विद्यार्थी उससे उभर के नहीं आ रहे हैं, फिर क्या मतलब है। हमारे IIT या IIM क्यों अच्छे माने जाते हैं? क्योंकि उनका स्तर भी अच्छा है और उससे निकलने वाले विद्यार्थी भी अच्छे हैं। केवल आपका स्तर अच्छा बनाए रखने से नहीं होगा, उस स्तर के अनुसार विद्यार्थी भी निकल कर आना चाहिए। केवल शिक्षक का सक्षम होना ही पर्याप्त नहीं है, जो विद्यार्थी उसके पास से निकले वो विद्यार्थी भी प्रभावशाली हो, तभी वो इफेक्टिव कहलाएगा। केवल माँ बाप का पढ़ा लिखा होना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बच्चे भी ऐसे निकले कि वे समाज में प्रभाव डाल सके। किसी संत का केवल ज्ञानी होना ही जरूरी नहीं है, वही संत प्रभावशाली कहलाएगा जिसके प्रवचन से समाज में अंतर आए। और अंतिम बात जो मैंने कही वो है, जिसकी शिकायत हम सबको है, वो है जवाबदेहिता। जवाबदेहिता, उत्तरदायिता, अंग्रेजी में अकाउंटेबिलिटी। ये 8 सिद्धांत हैं। इन 8 सिद्धांतों पर आप अमल करते हैं तो सुशासन स्थापित होगा। और मेरा अपना मत ये है, मनसा साहू जी, मेरा अपना मत है कि ये मत मानिए कि ये केवल आपकी सरकार के लिए कानून है, या केवल ये अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी या टाटा बिरला के लिए है, या केवल ये अरविंद केजरीवाल या अन्ना हजारे जैसे सिविल सोसाइटी वालों के लिए। ये पूरी तौर पर श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? हाँ, आपका, हाँ बिल्कुल पीछे, हाँ पांडे जी, ये पांडे जी की भी लागू होते हैं सिद्धांत, ये 8 सिद्धांत। आपको लगता है आप पे लागू होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और
इसलिए मैंने कहा, जो अभी आपके वाइस चांसलर साहब कहा कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक दिया जलाना बेहतर है। हम और एक बात माने रहिए कि जो दो बहुत ही एकदम छोटी सी बात है कि यदि किसी भी परिवार को आगे बढ़ना है, किसी भी समाज को आगे बढ़ना है, किसी भी देश को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली जरूरत ये है कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो। सबसे पहले से बड़ी बात कोई है नहीं, उसके दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य आता है। इसलिए अगर शिक्षा के क्षेत्र में सुशासन स्थापित होता है, आप इस पूरे तंत्र के एक हिस्सा हैं। इस तंत्र के एक हिस्सा होने के कारण अगर आप इस पे अपनी भूमिका निभाते हैं इस सुशासन को स्थापित करने में, तो निश्चित मानिए कि इससे समाज का भला तो जब होगा तब होगा, उसके पहले आपका अपना भला होगा कि नहीं होगा? घर में होगा, घर में सिद्धांत लागू कर सकती हैं पक्का? ये मान के चलिए मेरा आपसे दावा है कि अगर इन सिद्धांतों को आप अपने पे लागू करते हैं तो आपके अपने घर में सुशासन मतलब विकास और कल्याण आएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगला सेशन है हमारा मैनेजमेंट और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। इसके लिए मैं हमारे रिसोर्स पर्सन रीजनल डायरेक्टर इग्नू भोपाल एमपी से डॉक्टर यूसी पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ। कॉपी मैंने उनको दे दिया है, उससे यू कैन हैव द कॉपी। थैंक यू। ये मेरा भाषण कॉपी जो यहाँ पे है आप भी ले लीजिएगा। थैंक यू। ओके, मंच पर जो अभी वक्ता थे आदरणीय त्रिवेदी साहब, इस विश्वविद्यालय के अन्य जो रजिस्ट्रार साहब और अन्य जो पदाधिकारी हैं और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों से को मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर मिला कि यहाँ आके मैं आपसे बात कर सकूँ। मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पिछले करीब 24 साल से कार्यरत, अभी 24 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, और इस दरमियान मुझे पता है हम लोग कई ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपने एकेडमिक काउंसलर्स के लिए अपने सिस्टम में भी कराते रहे, और मुझे इसकी अहमियत का भी पता है कि हमारे जो लोग हमारे इग्नू, ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है इग्नू से, लेकिन बाय एंड लार्ज चीज़ें वही होती हैं। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में हम अपने एकेडमिक काउंसलर्स के लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, अपने नॉन एकेडमिक स्टाफ के लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर्स के लिए करते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स के लिए करते हैं, या और हायर लेवल ऑफिसर्स के लिए, सबके लिए अलग अलग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं। और इनका प्राइमरी उद्देश्य यही होता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम्स में की जो इंट्रिकेसीज हैं, इसका एक अलग वर्किंग एनवायरनमेंट है, अलग प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में लोगों को ओरिएंट कर सकें। तो ये क्योंकि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसका प्राइमरी मतलब यही है कि आप लोग क्या वर्किंग का एक स्टाइल एक पुराने एक कन्वेंशनल सिस्टम पे ओरिएंट होगा, क्यों आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन पुराने जो कन्वेंशनल सिस्टम से उसके पास आउट होंगे, आप वहाँ के स्टूडेंट रहे होंगे, है ना? ठीक है, परंपरागत जो शिक्षा पद्धति है आप उसके पास आउट होंगे या आपने वहाँ काम किया होगा। अब जब एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ की जो इंट्रिकेसीज हैं, उसके लिए आप अपने को ओरिएंट कर लें, अपनी पूरी की पूरी थिंकिंग को उसके साथ अलाइन कर लें, रिक्वायरमेंट्स को पहचानें कि इस सिस्टम की वो पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद उस दिशा में कार्य करें। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम का प्राइमरीली उद्देश्य होता है। और इसमें जो आज मेरे को टॉपिक दिया गया है कि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का मैनेजमेंट, पहला नंबर, और दूसरा वाला मेरा लेक्चर भी वही टाइटल लिखा है, लेकिन मैंने जो निर्णय किया कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, और
दूसरा ये कि ये सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है, मींस एक तरीके से व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। लेकिन सबसे पहले कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन, व्हाई डिस्टेंस एजुकेशन एंड हाउ डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। इस पर आने से पहले मैं आपको एक चीज, कुछ आपको एक परिप्रेक्ष्य देना चाहूंगा कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम का प्राइमरीली उद्देश्य क्या रहा, क्यों इस टाइप की शिक्षा पद्धति की आवश्यकता पड़ी। परंपरागत एक शिक्षा पद्धति तो थी ही ना, एक जिस टाइप की यूनिवर्सिटी जैसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी है जहाँ एक कैंपस बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, या कोई दूसरा विश्वविद्यालय है, ठीक है, इन सब विश्वविद्यालय के होने के बावजूद भी क्यों एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। आप में से कोई बता सकता है मुझे कि आपको अभी क्या मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग है? कोई भी आप में से मुझे बताए। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपसे इंटरैक्टिव रखें तो आपको ये कम से कम थोड़ा लाइवली लगेगा। आप में से कोई बता सकते हैं कि क्यों ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी? बताइए। हाँ, आप बताइए। देखिए, एक परंपरागत शिक्षा पद्धति से मेरा ये अभिप्राय है कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति जहां पर जो कि क्लासरूम बेस्ड जिसमें पढ़ाई होती है, जहां पर कि शिक्षक एक नियत समय पर नियत जगह पर आता है, स्टूडेंट्स भी उस टाइम पर वहां पर आते हैं, उसके बाद वो एक लेक्चर एक वर्ड ऑफ माउथ के जरिए जो इंटरेक्शन होता है, अब ये माना जाता है कि अब शिक्षा इसके माध्यम से हो रही है। ये एक जो क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसमें और एक मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा जो कि इस चीज के लिए कार्य करती है कि किस तरीके से लोगों के घर पे उनके डोर स्टेप से पढ़ाई करी जाए, ठीक है। वो जो मर्जी काम कर रहे हैं, रियल लाइफ सेटिंग में जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ एक कंसिस्टेंट एक नई शिक्षा पद्धति डेवलप की जाए। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, आप क्या समझते हैं? इसलिए पड़ी सर क्योंकि जो आज की काम ज्यादा है, ज्यादा वर्क जो बढ़ चुके हैं जी, और हर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा अपना एबिलिटी बढ़ाऊं। चलिए ठीक है। और आप में से कोई बता सकते हैं? और कोई कोशिश करें, बताइए। चलिए। हाँ, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है। और कुछ बताइए, ये भी ठीक है। और किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि एक तो ये हर जगह हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं, दूसरा इन्होंने बताया कि लोग चाहते हैं कि वो काम भी करते रहे और पढ़ते रहे। बात दोनों ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी सोचने की जरूरत है कि परंपरागत जो शिक्षा, देखिए दो मेजर कारण हैं जो कि आपको समझने चाहिए। कारण कई गिनाए जा सकते हैं, लेकिन दो मेजर कारण, एक तो पुरानी जो शिक्षा पद्धति है जो कि एक क्लासरूम बेस्ड जो एजुकेशनल सिस्टम है, जिसको हम परंपरागत शिक्षा पद्धति कहते हैं, उसकी जो इनहेरेंट जो एक कंस्ट्रेंट्स हैं, इनहेरेंट जो उसकी एक लिमिटेशंस हैं, एक तो वो, दूसरा ये कि जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो बदलाव आए हैं उसकी वजह से एक नई शिक्षा पद्धति की आवश्यकता महसूस हुई। कैसे? एक परंपरागत शिक्षा पद्धति जो है, देखिए मैं पहले वाले इस पर आऊंगा। परंपरागत शिक्षा पद्धति की जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में बात करूं। आजादी के बाद अभी बताया, आदरणीय त्रिवेदी साहब ने बताया कि जिस वक्त इंडिपेंडेंस मिली थी हमारे 20 यूनिवर्सिटीज थी और आज 731 कुछ यूनिवर्सिटीज उन्होंने बताई। इस तरीके से कॉलेजेस की संख्या में भी अपार प्रगति हुई, कई सौ गुना हमारा एजुकेशनल सिस्टम एक्सपैंड हुआ है, उससे एनरोलमेंट भी ज्यादा आई है। लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें कि एक जो एलिजिबल एज ग्रुप है 18 से 23 साल की उम्र का जो एज ग्रुप है, जिसमें सामान्यतया स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, एक एलिजिबल एज ग्रुप जो हायर एजुकेशन का है 18 से 23 एक उम्र का, इस उम्र का जो इस एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हायर एजुकेशन परंपरागत शिक्षा पद्धति में ले पाते हैं, या ओपन यूनिवर्सिटी सब मिला के कितना ले पाते हैं हिंदुस्तान में? मुश्किल से 17% लोग हिंदुस्तान में एलिजिबल एज ग्रुप के 17% लोग हायर एजुकेशन अवेल कर पाते हैं, उसका फायदा उठा पाते हैं। जबकि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करें तो ये प्रतिशत 90% से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं और वहां के बीच में और एक हिंदुस्तान में जो जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी कहते हैं कि एलिजिबल एज ग्रुप के कितना परसेंट लोग हायर एजुकेशन ले पाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी स्थिति कहाँ है, 17%, ठीक है। चाइना की ये करीब 27% के आसपास है। लेकिन इस एलिजिबल एज ग्रुप में जो ओवरऑल देश का मैंने बताया 17% लोग हायर एजुकेशन ले पाते हैं, इसका भी अगर हम पूरे देश के अलग अलग भागों में विस्तार देखें, कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पर कि ये 4-5% है, कुछ एरिया जैसे ये काफी ज्यादा है,
ये तो मैं एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ 17%, ठीक है। और कास्ट ग्रुप्स में अगर हम देखें कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इसके बीच में इसका प्रतिशत 5-6% के आसपास पहुंच जाता है। हमारे ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ये प्रतिशत हमारा 5-6% के आसपास पहुंच जाता है। एससी एसटी में ये, ट्राइब्स में ये प्रतिशत और करीब 8 के आसपास है। इस तरीके से वेरी करता है, करीब 5-6-7-8 के आसपास, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हमारे हायर एजुकेशन की जो रीच है, पुराने हायर एजुकेशन की रीच, इतना विस्तार होने के बाद भी हम इतने कम लोगों तक पहुंच पाए, तो उसकी रीच कितनी कम है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नंबर दूसरा, कॉस्ट। आज की डेट में अगर आप एक परंपरागत शिक्षा पद्धति में एडमिशन लेना चाहें, उसके मार्फत पढ़ना चाहें, तो आपको जब तक आप उतने समृद्ध नहीं है नहीं कर सकते। उसकी जो फीस है, आपके अपने विश्वविद्यालय की फीस और किसी दूसरे कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी की फी में कितना अंतर है, आपने देखा। तीसरा ये कि उसकी जो क्वालिटी है, आप देखिए कि परंपरागत शिक्षा पद्धति का जो विस्तार है, हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस हैं, आईआईएम्स हैं, आईआईटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जेएनयू है, लेकिन कितने लोग उसमें शिक्षा ले पाते हैं? बहुत कम, बहुत कम वर्ग। लेकिन ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उतना वो फैकल्टी है, ठीक है। तो वहाँ के जो पास आउट्स हैं, ओब्वियसली जॉब मार्केट में उनकी जो बार्गेन पावर है, जब उनके जो कम्पीट करने की पावर है, वो भी बहुत कम होती है। तो ये जो डिस्पेरिटीज हैं